मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिवम मिश्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर से शास्त्री शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्र, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीजीटी अर्थात जो उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता की जो वैकेंसी होती है, जो महाविद्यालय में प्राध्यापक होते हैं, जो इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में जो अध्यापक होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत जो इस प्रकार की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं हमारे बंधु भाई बहनें, उनके लिए भी ये विशेष जानकारी होनी चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है और वो ग्रंथ किस किस पब्लिकेशन का पढ़ा जाए, कैसा रहेगा, तो इत्यादि सभी विषयों को लेकर के जो हमारे मन में चलते रहते हैं, हम सभी के मन में चलते रहते हैं, इत्यादि सभी शंकाओं का समाधान के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते हैं अत्यधिक समय ना लेते हुए। पाठ्यक्रम का जो नंबर है, सीरियल नंबर, वो 5 है। आप जाएंगे उत्तर प्रदेश की वैकेंसी, जहाँ से उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो बिंदु है, क्रम संख्या है, वो 5 है। तो पाठ्यक्रम प्रवक्ता संस्कृत साहित्य परिचय खंड का जो होता है, खंड का में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। क्या निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ सूक्तियों के भावार्थ, क्या क्या निम्नलिखित जो नीचे जो ग्रंथ निम्नलिखित हैं, निम्न ग्रंथ हैं, इनमें निर्धारित जो अंक हैं, उन अंकों के आधार पर शब्दों के अर्थों का जानकारी होना हम लोगों को अति आवश्यक है। साथ ही साथ जो उसमें सूक्तियों का वर्णन आया है, उन सूक्तियों के भावार्थ को भी हमको जानना है। उसका प्रयोग कैसे हो सकता है, इसके विषय में भी जानना है। कहें शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी भी जानना है, अर्थात जो शब्द के अर्थ हैं उनका व्याकरणात्मक टिप्पणी, अर्थात उसमें कौन सा संधि है, समास है, इन सभी को विषयों में भी जानना है। जो पात्र हैं, निम्न जो वर्णित जो ग्रंथ हैं, उन पात्रों के विषय में जानना है। उन पात्रों ने किस किस वाक्य को कहा है, उसके विषय में जानना है। साथ ही साथ जो ग्रंथ के कर्ता हैं, उन ग्रंथ के कर्ता के परिचय को भी जानना है। जो ग्रंथ के कर्ता हैं, उनके परिचय के भी बारे में जानना है, उनका जन्म इत्यादि के बारे में जानना है, उनकी कालजयी कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो पहले क्या है कि जितने अंक हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम को यदि हम लोग लेकर के बतावें तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास जी के द्वारा विरचित है, जिसमें 7 अंक हैं। इन अंकों के बारे में कौन कौन से अंक में क्या क्या वर्णन है, इसका नाम क्या है, इसमें जो पात्र हैं उन्होंने क्या किस किस बिंदु को कहा है, किसके प्रति कहा है, और साथ ही साथ महाकवि कालिदास की जो कृतियां हैं, उनकी कृतियों के बारे में जानना है। जो इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में जो सूक्तियां आई हैं, उन सूक्तियों को जानना है। जो शब्द हैं, जो शब्द इसमें लिखित हैं, उन शब्दों के अर्थों को भी जानना है। साथ ही साथ जो सूक्तियां हैं, उनके भावार्थ को भी जानना है। विशेषतया अभिज्ञान शाकुंतलम की यदि चर्चा की जाए तो चतुर्थ अंक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अंक से 2-4 क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार से जो निम्न ग्रंथ निर्धारित जो ग्रंथ हैं, उनके अंकों की जानकारी होनी चाहिए। उसमें जो वर्णित शब्द हैं, एक एक शब्द को वो पंक्ति सह पढ़ना चाहिए, पंक्ति सह अध्ययन होना जरूरी है। उसमें जो सूक्तियाँ आई हैं, उन सूक्तियों का भी ज्ञान होना परम आवश्यक है। साथ ही साथ जो शब्द हैं, उनका व्याकरणात्मक टिप्पणी भी होना परम आवश्यक है, जानकारी होना परम आवश्यक है। साथ ही साथ जो उसमें पात्र हैं, उन पात्रों का चित्रण भी जानना आवश्यक है। और ग्रंथ के कर्ता, जो ग्रंथ को जिन्होंने लिखा है, उनके विषय में जानना परम आवश्यक है। अनेक विद्वानों का क्या उनके जीवन में निष्कर्ष, क्या उनके जीवन में वाक्य है, उस वाक्य को, मोटो को भी उनको जानना है। साथ ही साथ पहला जो ग्रंथ आता है यहाँ पे, कादम्बरी में टीजीटी में आप पढ़ेंगे तो सुखनासु उपदेश लगा हुआ, लेकिन पीजीटी में कथामुख लगा है। कहें कादम्बरी में क्या है, कहें कादम्बरी में जो कथामुख है वो इसमें पढ़ना है हमको। कथामुख का जहाँ से प्रारंभ होता है, पूरा कथामुख हमको हम सभी को अध्ययन कर लेना चाहिए। और नलचंपू जो है, नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास का गूढ़ अध्ययन होना चाहिए। शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग का गूढ़ अध्ययन होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम का संपूर्ण, मृक्षकटिकम का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण अध्ययन होना चाहिए। साथ ही साथ जो गद्य काव्य हैं और खंड काव्य हैं, महाकाव्य हैं, नाट्य काव्य के उद्भव में विकास और सामान्य परिचय होना चाहिए। अर्थात गद्य काव्य कौन कौन से हैं, खंड काव्य कौन कौन से होते हैं, उनका लक्षण क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये खंड काव्य है कि गद्य काव्य है, इत्यादि सभी विषयों का जानकारी होना परम आवश्यक है। नाट्य काव्य कौन कौन से, नाट्य काव्य के विषय में भी, अर्थात नाट्य शास्त्र के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। नाट्य काव्य क्या क्या हो सकते हैं, उसमें कितनी
जो बिंदुएं होती हैं उन बिंदुओं को भी टॉपिक वाइज जानकारी होना चाहिए, और साथ ही साथ इनका उद्भव कहाँ से हुआ है, इनका विकास क्या है, हमारे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, इत्यादि सभी प्रश्न बन सकते हैं। और खंड ख में देखा जाए तो खंड क में जो है हमको 3-4 ग्रंथों को गूढ़ अध्ययन करना है। कादम्बरी का कथामुख पर्यंतम गूढ़ अध्ययन, नलचंपू का अध्ययन होना चाहिए, शिशुपाल वधम का होना चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, वृक्षकटिकम, गद्य, खंड काव्य, महाकाव्य और नाट्य काव्य का के विषय में सामान्य जानकारी परम आवश्यक है, सामान्य परिचय जानकारी होना आवश्यक है। अब खंड ख में देखते हैं संस्कृत वांग्मय में प्रतिबिंब भारतीय दर्शन। कहें संस्कृत वांग्मय जो है, संपूर्ण वांग्मय में जो प्रतिबिंब भारतीय दर्शन है, कहें सट आस्तिक सट नास्तिक, आस्तिक नास्तिक दर्शन है। जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं, ऐसा जाना जा सकता है। कि इस खंड में भगवत गीता, तर्क भाषा, सांख्य कारिका, वेदांत सार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय, अर्थात जो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत जो हुए हैं उनका परिचय, जो दार्शनिक जो कार्य हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी परम आवश्यक है। साथ ही साथ हम श्रीमद् भगवत गीता का जो महाभारत के भीष्म पर्व से वर्णित है, उस महाभारत के भीष्म पर्व को हमको सामान्य परिचय उसका जरूर पढ़ लेना चाहिए एक बार। और साथ ही साथ तर्क भाषा तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, तर्क भाषा पूरी पढ़नी चाहिए, सांख्य कारिका भी पूरी लगी है, पढ़ना चाहिए, वेदांत सार भी पूरा लगा है, जिसमें शास्त्रीय तृतीय वर्ष तक जो छात्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं उनको कौन कौन से ग्रंथ पढ़ चुके हैं वो, और कौन कौन सा पढ़ना है विशेष करके उनके लिए बतावें यदि, तो शिशुपाल वधम वो पढ़ चुके हैं, उसका ध्यान करना है, उसको देखना है, दोबारा रिवीजन करना। अभिज्ञान शाकुंतलम वो पढ़ चुके हैं, मृच्छकटिकम आचार्य में वो पढ़ेंगे, आचार्य में आकर के मृच्छकटिकम अगर शास्त्री में ही पढ़ लेते हैं किसी गुरुमुख से तो बहुत अच्छा रहेगा, आचार्य में भी आप पढ़ सकते हैं, टाइम पर्याप्त रहता है। साथ ही साथ गद्य, खंड काव्य, महाकाव्य, नाट्य काव्य का उद्भव जो बताया गया है ये आप साहित्य दर्पण से या काव्य प्रकाश से आप पढ़ सकते हैं, उसके लक्षण, उसके परिचय को जान सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की रह गई बात, तो श्रीमद् भगवद गीता आप परीक्षा की दृष्टि से आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ तर्क भाषा भी पढ़ाया गया है, पाठ्यक्रम में भी है। तर्क भाषा आप पढ़े हैं शास्त्री प्रथम वर्ष में, जो व्याकरण के छात्र हैं वो भी, और जो परंपरागत छात्र यानी जिन्होंने प्राक शास्त्री किया है वो भी तर्क भाषा का अध्ययन किए हैं, संपूर्ण तर्क भाषा का। तो तर्क भाषा आपने भी पढ़ लिया, सांख्य कारिका भी पढ़ लिए हैं और वेदांत सार भी पढ़ लिए हैं। इसके अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय, अर्थात दोबारा आपको रिविजन करना ही है। तर्क भाषा और सांख्य कारिका, वेदांत सार 3 ग्रंथ इधर आपने पढ़ लिए हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम 4 हो गया, शिशुपाल वधम 5 ग्रंथ आपने पूर्व में पढ़ लिया है। कादम्बरी का सुखनासोपदेश आप पढ़ें तो जो टीजीटी में काम आएगा, कादम्बरी में काम नहीं आता है। तो ये शास्त्री जो किए हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से, उनके लिए विशेष है, 5 ग्रंथ पहले से ही इन्होंने अध्ययन कर चुके हैं ये लोग। और काव्य शास्त्र के ग्रंथों में अगर देखा जाए तो आप साहित्य दर्पण पूरा पढ़ते हैं, 3 साल जो साहित्य के स्टूडेंट हैं, जो नहीं हैं वो पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, साहित्य के छात्रों से सहयोग लेकर के वो पढ़ सकते हैं। साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश के अनुसार हमको क्या क्या पढ़ना है, यदि आप शास्त्री किए हैं तो साहित्य दर्पण जरूर पढ़े होंगे। जब आचार्य आप कर लिए हैं यदि, तो आचार्य में काव्य प्रकाश के अनुसार आपको एक बार और पढ़ लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ जी ने खंडन ही किया है, तो इसलिए हमारा मानना ये है कि काव्य प्रकाश का अध्ययन पहले होना आवश्यक है। लेकिन दोनों में से आप किसी भी एक ग्रंथ का अध्ययन कर लेंगे तो एक स्रोत बन जाता है, आप और एक ग्रंथ को अपने से भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए काव्य प्रकाश को जहाँ तक हो सके करिए पढ़ने का प्रयास, और साहित्य दर्पण है तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आचार्य करेंगे आप तो काव्य प्रकाश पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हमको पढ़ना है, काव्य क्या है, काव्य का लक्षण क्या है, कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रंथकारों के कौन कौन से लक्षण हैं, उनका प्रयोजन क्या है, शब्द वृत्तियाँ क्या हैं, ध्वनि क्या है, रस क्या है, एवं निम्नलिखित अलंकारों का परिज्ञान होना परम आवश्यक है। कौन कौन से अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान और अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, परिसंख्या। इसमें से जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार का परिमिश्रण है, तो इसमें आप अपने अनुसार देख करके शब्दालंकार का और अर्थालंकार का वर्णन करके आप पढ़ सकते हैं। हो सके तो काव्य प्रकाश के मत में ही आप याद करें, क्योंकि काव्य प्रकाश से ज़्यादा पूछते हैं। और अगर आप साहित्य दर्पण के अनुसार से भी अगर काव्य लक्षण और अलंकार इत्यादि तैयारी करते हैं तो भी 100% सराहनीय है। आप दोनों में से किसी को भी एक ग्रंथ का आप पढ़ सकते हैं, दोनों में समान ही वर्णन है, थोड़ा सा बहुत कंपेयर हो सकता है। और भाषा विज्ञान एवं व्याकरण की यदि बात करें तो भाषा का उद्भव एवं विकास, भाषा का उद्भव एवं विकास इसको देखना है। भाषा विज्ञान कपिल देव जी की है,
भाषा विज्ञान वहाँ से पढ़ सकते हैं। कपिल जी की है, बहुत अच्छी कृति मानी गई है। और भी आप नेट जेआरएफ की बुकें बहुत सारी हैं, उसमें से भाषा का उद्भव और विकास, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। ध्वनि परिवर्तन क्या है, अर्थ परिवर्तन क्या है, सभी गुणों का सिद्धांत, प्रतिनिधि धातुओं का दसल आकारों का रूप, लघु सिद्धांत के आधार पर पढ़ना है। अर्थात जो दसों गण जो हैं, 10 गणी जिसको कहा जाता है, 10 गणी में जैसे भू हो गया, भू के बाद में जो है जितने भी 10 गणी हैं, 10 गणी में 10 गणों को हमको पढ़ना है। तो उसको आप एक क्रम से लिखते जाइए और सभी के रूप जो है याद करना है, क्योंकि इसमें रूप में से भी पूछ सकता है। तो 10 गण के हमको धातु रूप जो है कंठ करना है। वो भी अगर आप देख सकते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आप उसको सिद्ध भी करने का प्रयास करें। कहीं कहीं सूत्रों को भी पूछ लेता है। सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हमको क्या क्या पढ़ना है, कारक और विभक्तियां, समास का प्रक्रियात्मक ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात सिद्धांत कौमुदी के आधार पर कारक आप पढ़ लें, विभक्तियों का पढ़ लें, कारक में विभक्तियों का जो नॉलेज है वो जानकारी प्राप्त कर लें, समास का प्रक्रियात्मक ज्ञान होना आवश्यक है। निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान होना परम आवश्यक है कि प्रयोग इसको कैसे किया जाता है। जैसे कृत प्रत्यय, कृत है, तद्यत है, अनियर है, यत है, धंस है, त्रिच है, अक्त है, त्वतु है, अक्त्वा है, लेप है, सत है, सानच है, सत्र शानच, तुमुन, तद्धित में अक मतुप अक अक्तुप मतुप ढक ढकी, फक ख यत यौम छ स्त्री प्रत्यय, टाप डाप चाप, टाप डाप चाप, गीप गीन गीस, ये जो 6 प्रत्यय हैं बताए गए स्त्री प्रत्यय में, उनको पढ़ना है। विशेष उक्त प्रक्रिया कौमुदी प्रत्यय जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रष्टव्य है। अर्थात कहा भी गया है कि आप सिद्धांत कौमुदी से ना जो है, उसमें सिद्धांत कौमुदी बहुत विस्तृत वर्णन है, तो इसलिए आप लघु कौमुदी से ही पढ़ें। लघु कौमुदी में प्रष्टव्य है, लघु कौमुदी के ही आधार पर पूछा जाएगा, ना कि सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पूछा जाएगा। यदि आपकी मेधा उतनी प्रखर है तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी के बजाय आप सिद्धांत कौमुदी से भी पढ़ सकते हैं, कोई संदेह नहीं है, पर पूछा जाएगा लघु सिद्धांत कौमुदी के ही अनुसार। और रचना एवं परिभाषिक पदों का यदि बात किया जाए तो सुभाषित, संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान होना आवश्यक है। अशुद्धि परिमार्जन अर्थात शुद्ध को अशुद्ध करना, अशुद्ध को शुद्ध करना, ये शुद्ध को अशुद्धि अर्थात उसमें अशुद्ध दिया रहेगा उसको शुद्ध करना है, क्षम्यताम। और जो शुद्ध है उसमें कुछ अशुद्धियाँ दी रही होंगी तो उसको भी नॉलेज करना है कि ये वाक्य जो है यहाँ अशुद्ध है। अर्थात शब्दों का परिज्ञान होना परम आवश्यक है। वाक्यों का परिवर्तन अर्थात कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन भाववाच्य तीनों वाच्यों का जो है जानकारी होना आवश्यक है। नाटक में प्रयुक्त परिभाषिक जो शब्द हैं जैसे प्रस्तावना है और सब जो कुछ भी नाटक में आप आए हैं देखेंगे, क्या कहते हैं, भरत वाक्य किसको कहते हैं, इसका भी लक्षण दिया गया। प्रस्तावना क्या है, प्रवेशक क्या है, और जो भी है रूपक उपरूपक के जो 18 भेद बताए गए हैं। ये सब जो जितने भी नाटक में जो शब्द पारिभाषिक जो शब्द होते हैं उनका क्या लक्षण है, क्या ज्ञान है, ये भी परम आवश्यक है। आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ मैंने बताया वो आपको 100% में से जो कुछ भी 10-20% भी अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बतावें। और नई वीडियो मैं आपको नए नॉलेज के साथ टीजीटी के बारे में भी चर्चा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सभी को नमः संस्कृताय, सादर प्रणाम। और बहुत ही अच्छा है पीजीटी का जो सिलेबस है। हमको लगता है कि अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, यदि नहीं भी तैयारी करते हैं, पूर्व में आप ग्रंथों को पढ़े हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। सभी को सादर प्रणाम।